वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम ले रहे हैं इसका तीसरा पार्ट। हम ले रहे हैं आज आर्थिक सुधारों की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, उस समय हमारी जो परिस्थितियां थी बहुत ही विषम थी, बहुत ही विकट थी, जिसके चलते हमने ये सुधार अपनाए थे। और जब भारत के द्वारा ये सुधार अपनाए गए तो इन्होंने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने भी हमारी सराहना की है। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के उद्योगपति और व्यवसायी भारत में पूंजी लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। साथ ही पिछले वर्षों में विदेशी कंपनियां भी भारत में पूंजी निवेश करने में अपनी रुचि दिखाने लगी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व समुदाय का जो विश्वास है वह बड़ा है और यह माना जाने लगा है कि भारत 21वीं सदी में एक बड़े बाजार के रूप में उभरेगा और विश्व की एक महान शक्ति बनने की क्षमता रखता है। वर्तमान समय में विश्व के जो व्यवसायी हैं, उद्यमकर्ता हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो चीन से ज़्यादा भारत में निवेश करने को प्राथमिकता देते हैं। इन सुधारों ने विश्व के व्यावसायिक जगत में भारत की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में मदद पहुंचाई है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही शुभ लक्षण है। आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ने के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। निर्यात संवर्धन, विदेशी प्रत्यक्ष निजी निवेश यानी कि FDI और विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII के इनके संवर्धन के लिए और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आगमन की हमारी जो नई दशाएं हैं वो हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं और इनका उपयोग राष्ट्र की प्रगति के लिए किया जा रहा है। तो ये सब बातें हमें दर्शाती हैं कि हमारे देश में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हमें उपलब्धियां हासिल हुई हैं। तो इन उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि हम लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो जुलाई 1991 में हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष था वह सिर्फ $1 अरब का था और हमने देखा था कि यह 1 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब हमने आर्थिक सुधार की नीति को अपनाया तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, जो 19 जुलाई 2019 को बढ़कर $430.37 अरब का हो गया है, जिसमें हम स्वर्ण और SDRs इन दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन जो है विदेशी की मुद्रा कोष के बढ़ने से हमें देश की आवश्यकताओं के अनुसार आयात करने का अवसर भी मिला है और विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह से चालू खाते के घाटे को पूरा करने में भी मदद मिली है और उसके बाद इसमें थोड़ी कमी भी आई है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर विदेशी मुद्रा कोष बढ़ता है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप देश में मुद्रास्फीति का दबाव भी बढ़ता है और इसलिए इसका सदुपयोग बेहतरीन तरीके से हो सके इसकी कोशिश की जाती है। दूसरा जो हम पॉइंट लेते हैं भारत में आर्थिक सुधारों की उपलब्धियों के संबंध में, वह है भारत के निर्यातों में वृद्धि। अगर हम निर्यातों की दृष्टि से देखें तो जहां 1991 में हमारा जो निर्यात था वह $18.1 अरब का था, वह बढ़कर 2000 से 2001 की अवधि में $44.1 अरब का हो गया
और उसके बाद 2017 और 18 की अवधि में देखें तो ये बढ़कर 303.5 अरब डॉलर का हो गया, जो काफ़ी अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2018-19 में यह पहले से घटकर 230.8 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। और ये जो है निर्यात में जो कमी आई है वो हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो कारण है कि वो है वैश्विक मंदी, क्योंकि वैश्विक मंदी का प्रभाव हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल रूप से पड़ा है। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, भारत में विदेशी निजी निवेशों में वृद्धि। भारत में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप विदेशी निवेशों का अंतर्प्रवाह हुआ है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों में ही पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि को हम निम्न तालिका से देख सकते हैं, जहां 1990-91 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI 9.7 करोड़ डॉलर का था और विदेशी संस्थागत निवेश 0.6 करोड़ डॉलर का था, यानी कि कुल जो था विदेशी निवेश शुद्ध वह 10.3 करोड़ डॉलर का था। और 2000 से 2001 की अवधि में FDI बढ़कर हो गया 327.2 करोड़ डॉलर। विदेशी संस्थागत निवेश बढ़कर हो गया 259.0 करोड़ डॉलर और 10.3 से बढ़कर यह हो गया 586.2 करोड़ डॉलर। उसके बाद हम देखते हैं कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है कि यह जो है 2010-11 में बढ़कर हो गया 1183.4 और उसके बाद 2014-15 में देखें तो 3125 करोड़ डॉलर हो गया। उधर हम देखें तो FII यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश भी बढ़कर 3029.3 करोड़ डॉलर हो गया और 2014-15 में यह बढ़कर 4220 करोड़ डॉलर हो गया। उसके बाद हम 15-16 में देखें तो यद्यपि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो निवेश में जो है यह ऋणात्मक रहा है और 413 के बराबर रहा है। और उसके बाद के वर्षों में देखें तो 2016-17 में FDI जो है वह 3561 करोड़ डॉलर रहा है और विदेशी संस्थागत निवेश 761 करोड़ डॉलर और जो विदेशी निवेश है दोनों मिलाकर वह 4322 करोड़ डॉलर का रहा है। 2017-18 में FDI 3029 करोड़ डॉलर, FII 2211 करोड़ डॉलर और दोनों मिलाकर 5240 करोड़ डॉलर के रहे हैं। तो इस तालिका से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो भारत में जो विदेशी निवेश हुआ है वह आर्थिक सुधारों के बाद इनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत में जो 80% विदेशी निजी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है वह पेट्रोलियम, रसायन, ऊर्जा, मशीनरी आदि प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है और शेष जो रहा है वह कृषि उत्पादों और अन्य उपभोक्ता उद्योगों में हुआ है। और ऐसा होने से हमारे देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बल मिला है और साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं की वजह से शेयर बाजार में शेयरों के लेन देन के सौदे भी काफ़ी बढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजकोषीय घाटे में कमी। 1990-91 में जहां राजकोषीय घाटा GDP का यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% था, वह घटकर 2000 से 2001 की अवधि में 5.7% हो गया और उसके बाद हम देखें तो 2012-13 में यह 4.8% रहा है, यानी कि निरंतर इसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही 2018-19 में देखें तो यह 3.4% रहा है और 2019-20 में यह अनुमानित 3.3% रहा है, जो कि यह दर्शाता है कि आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हमारे देश में राजकोषीय घाटे में पहले की तुलना में
काफ़ी कमी आई है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ लक्षण है। इसके साथ ही सरकार लगातार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और भविष्य में यह घाटा कम रहे, इसके लिए यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो है राजस्व में वृद्धि हो सके और व्यय पर अंकुश लगाया जा सके। और व्यय में भी जो है अंकुश लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह सार्वजनिक उपभोग पर लगाया जाए, न कि सार्वजनिक निवेश पर, क्योंकि अगर सार्वजनिक निवेश पर अगर अंकुश लग जाता है या उसमें कमी आ जाती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा खड़ी होगी। अतः हम उपभोग पर जो है उपभोग व्यय जो है उस पर अंकुश लगाएं तो वो ज़्यादा ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटे में भी पहले की तुलना में काफ़ी कमी आई। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति दर में कमी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगस्त 1991 में जब देश विकट आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा था, उस समय मुद्रास्फीति की जो दर थी वह अपनी उच्चतम चरम सीमा पर थी और यह 17% थी। लेकिन आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद अगर हम देखें तो 1992 से 96 की अवधि में अगर वार्षिक औसत दर को लिया जाए तो यह करीब 10.6% होती है और 1996 से 2000 की अवधि में यह करीब 5.1% रही तथा 2001 से 2006 की अवधि में यह लगभग 4.7% रही, जो यह दर्शाता है कि भारत में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में काफ़ी कमी आई है। लेकिन वर्तमान में फिर हम देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की जो समस्या है वो जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मार्च 2010 से अक्टूबर 2011 तक 13 बार रेपो रेट बढ़ाने के बावजूद और 2010-11 और 11-12 में कृषिगत पैदावार जो थी हमारी अनुकूल रही, उसके बावजूद भी हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर को काबू करना संभव नहीं हो पाया। विश्व में क्रूड तेल के भाव भी कम हुए, अन्य वस्तुओं के भावों में भी वैश्विक स्तर पर कमी आने से ही भारत में मुद्रास्फीति से राहत मिली थी। और भारत में जो फूड मुद्रास्फीति है वह ज़्यादा चिंता का कारण रही है और 19-20 में हम देखते हैं कि पुनः मुद्रास्फीति में वृद्धि जो है वो होने लगी है, क्योंकि जो है वर्तमान में भी जो है विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति दर में पहले की तुलना में काफ़ी कमी आई और यह सब आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं विकास दर में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप भारत में विकास दर पहले की तुलना में ऊंची हुई है। वर्तमान में भारत चीन के बाद ऊंची विकास दर वाला देश माना जाने लगा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हम देखें तो 2002 से 2007 की अवधि में यह 2004-05 की कीमतों पर 7.6% रही है। फिर 11वीं योजना में यह 7.5% और 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वृद्धि दर लगभग 6.5% आंकी गई थी। अतः आर्थिक सुधारों ने विकास दर पर भी अनुकूल प्रभाव डाला है, जो कि आर्थिक सुधारों की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों ने विकास का एक नया वातावरण उत्पन्न किया और इसमें प्रमुख जोर कार्यकुशलता पर, एफिशिएंसी पर, कंपटीशन पर, प्रतियोगिता पर बढ़ाने पर दिया गया है। इसकी वजह से देश में राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्यात संवर्धन, विदेशी निजी निवेश बढ़ाने, औद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी में वृद्धि, मुद्रास्फीति नियंत्रण आदि के प्रयास किए गए हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है और विकास की नई शैली और आर्थिक उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका भी मिला है। नई आर्थिक नीति ने ही नए उद्यमकर्ताओं को एक मोटिवेशन दिया है, एक प्रोत्साहन दिया है
और आज लक्ष्मी मित्तल, वेदांता आदि की सभी जगह हम देखते हैं चर्चा है, जिनकी योग्यता की वजह से हमारा जो कारोबार है देश विदेश में बढ़ा है। और अब देख रहे हैं कि आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हमारा जो कारोबार है आगे भी बढ़ता जाएगा और अब तक बढ़ता जा रहा है। तो ये सब आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।